कि सोवर्जिनिटी की मोनिस्टिक थ्योरी या ऑस्टीन की सोवर्जिनिटी की थ्योरी, या फिर पूछ लिया जाए लीगल थ्योरी ऑफ सोवर्जिनिटी, प्रभुसत्ता का वैधानिक सिद्धांत, तीनों एक ही है। ऑस्टीन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत या प्रभुसत्ता का वैधानिक और प्रभुसत्ता का एकत्ववादी, तीनों सिमिलर किस तरीके से हैं? ऑस्टीन ने जिस सोवर्जिनिटी थ्योरी को पायनियर किया था, दिया था, उसमें ऑस्टीन ने एक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि ऑस्टीन ने कानून को सर्वोच्च माना था, और कानून माना था उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया जो आदेश है, तो उच्चतर संस्था या व्यक्ति समूह जिसने जिन अधिकारों के तहत उस आदेश को दिया है वो प्रभुसत्ता है। और इसी के तहत एकत्ववादी सिद्धांत ऑस्टीन की थ्योरी में क्या था कि ये जो उच्चतर संस्था व्यक्ति समूह जो आदेश देती है, कानून बनाने की शक्ति है, कानून पारित करने की शक्ति जिसके पास है, वो एक निश्चित समूह है, निश्चित संप्रभु है। इसीलिए इन तीनों की एक अवधारणा है, इसको एकत्ववादी सिद्धांत भी कह सकते हैं, वैधानिक भी, और प्रभुसत्ता का, ऑस्टीन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत। तो जॉन ऑस्टिन एक इंग्लैंड के ज्यूरिस्ट थे, विधिवेता थे, ये मिनिस्ट्री में भी रहे हैं कानून मंत्री के रूप में, और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो 1832 में पब्लिश हुई थी। ये बुक इनकी हॉब्स और बैंथम की थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड थी, प्रभावित थी। हॉब्स ने जो निरंकुश प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया था कि सामाजिक समझौते के माध्यम से जिस राज्य का निर्माण हुआ है, उस राज्य में सब व्यक्ति जो उस समझौते में शामिल हैं, उन्होंने अपने सभी अधिकार एक संप्रभु को दे दिए हैं, और वो संप्रभु निरंकुश है, उसकी किसी भी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती है। ये हॉब्स का सिद्धांत था प्रभुसत्ता को लेके। फिर बैंथम ने कानून का सिद्धांत दिया था कि कानून कौन बनाता है, और कानूनों की राजनीतिक विवेचना और कानूनों का व्यवहारिक प्रयोग, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और एक समान कानून की अवधारणा बैंथम ने दी थी। समान कानून का मतलब था, जो उसने उपयोगितावादी सिद्धांत में कहा था, कि ऐसे कानूनों का निर्माण जो सबके लिए समान रूप से सुख प्रदान कर सके। तो ऑस्टिन ने हॉब्स की निरंकुश प्रभुसत्ता और बैंथम के कानूनों के महत्व की अवधारणा को, दोनों को अपनी इस बुक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में वर्णित किया था, महत्व दिया था, और इसी के तहत ऑस्टिन ने अपने प्रभुसत्ता का सिद्धांत परिभाषित किया था। और ऑस्टिन ने कानून को ही परिभाषित किया था, और ये बताया था कानूनों के निर्माण की, कानूनों के पालना करवाने की शक्ति जिसके पास है, वो उच्च वर्ग ही प्रभुसत्ता है। और इसी के तहत ऑस्टिन ने कहा था, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, जो किसी निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति संस्था के द्वारा दिए जाते हैं, और किसी अन्य निश्चित सर्वोपरि व्यक्तियों द्वारा ही उनका पालन किया जाता है। अगर पालना नहीं होती है तो प्रभुसत्ता का आस्पेक्ट निहित नहीं होता है। प्रभुसत्ता के आदेश, हर आदेश की पालना ही कानूनों का निर्माण का आधार तैयार करती है। तो ऑस्टिन के सिद्धांत की या एकत्ववादी सिद्धांत की क्या क्या फीचर्स थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य तत्व है। ये हम प्रभुसत्ता की डेफिनेशन में भी कर चुके हैं कि राज्य के, किसी भी राज्य के निर्माण के 4 अनिवार्य आधारभूत तत्व होते हैं, जिसमें प्रभुसत्ता सबसे अनिवार्य तत्व है। अगर किसी राज्य के पास निश्चित भूभाग है, सरकार है, जनसंख्या है, लेकिन प्रभुसत्ता नहीं है, तो वो स्वतंत्र राज्य नहीं, वो एक उपनिवेश की अवधारणा है। तो राज्य के लिए राजनीतिक या आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ प्रभुसत्ता का होना अनिवार्य है। फिर है निश्चित संप्रभु। निश्चित संप्रभु का अर्थ ऑस्टिन ने बताया है कि प्रत्येक समाज में कुछ सर्वोपरि व्यक्तियों का समूह होता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और सत्ता उन्हीं व्यक्तियों के पास होती है। जैसे कि राजनीतिक दल है, या राजनीतिक वंशावली जो होती है, कि कुछ एलिट ग्रुप, कुछ विशिष्ट समूह है, उन्हीं के पास सत्ता रहती है। कभी वो सत्ताधारी दल की भूमिका निभाते हैं, कभी वो विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं। और ये जो प्रभुसत्ता होती है, इसमें जनमत या प्राकृतिक कानून या सामान्य इच्छा, ये सारी उन्हीं के माध्यम से स्पष्ट होती हैं, कि ऐसा सर्वोपरि निश्चित समूह जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो अन्य व्यक्तियों या नागरिकों की स्वतंत्रता या अधिकारों के
स्रोत होते हैं और उनके द्वारा बनाए हुए कानूनों को सभी स्वीकार करते हैं। जैसे हॉब्स ने कहा था निरंकुश प्रभुता में, रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा में कहा था कि सभी उनके द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों का पालन करेंगे। वो एलिट ग्रुप या निश्चित सर्वोपरि समूह अलग से दिखाई देता है, तो निश्चित संप्रभु की अवधारणा है। फिर है निरंकुश और असीमित। इसमें ऑस्टिन ने निरंकुश का मतलब ये नहीं कहा है कि संप्रभु के अंतर्गत जो व्यक्ति या सत्ताधारी दल होगा वो अपने नागरिकों पर अत्याचार करेंगे। निरंकुश और असीमित की अवधारणा में है कि जो सर्वोपरि समूह या व्यक्ति समूह सत्ताधारी होता है, जो आदेशों की पालना करवाता है, उसमें ये सामर्थ्य होता है, वो शक्तियां उसके पास होती हैं कि वह दूसरों से अपनी आज्ञाओं की पालना करवा सके। ये निरंकुशता का पहलू। और दूसरा, वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से असीमित होता है। असीमित मतलब वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। और आज्ञाओं का पालन क्यों करवा सकता है? क्योंकि उसके पास शासन निर्माण से संबंधित, कानूनों के निर्माण से संबंधित सभी शक्तियां उसी में निहित है। तो इसी अवधारणा के आधार पर ऑस्टिन ने माना है कि प्रभुसत्ता निरंकुश और असीमित होती है। नेक्स्ट ऑस्टिन ने कहा है कि स्वभाववश आज्ञा पालन, कि सत्ताधारी दल जो होता है या संप्रभु जो होता है उसकी आज्ञाओं की पालना दूसरा वर्ग, जो नागरिक होते हैं, जो जनता होती है, वो किसी भय से नहीं करती है, स्वभाववश आज्ञाओं का पालना करती है। और स्वभाववश का मतलब है कि उन्हें खुद पता है कि इनके द्वारा बनाए हुए कानूनों या इनकी दी हुई आज्ञाओं की पालना से ही वो अपने जीवन में सभी मौलिक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और शांति पूर्वक, सुखी पूर्वक रह सकते हैं। तो किसी दंड या बाहरी दबाव के बगैर समाज में उनकी आज्ञाओं को समर्थन प्राप्त होता है। फिर है अविभाज्यता। अविभाज्यता का मतलब है कि एक पूरी की पूरी यूनिट के रूप में होती है। जैसे हमारी केंद्र सरकार है या राज्यों की सरकारें हैं, जो सत्ताधारी दल है, वो सत्ताधारी दल ये नहीं है कि विरोधी दल को कुछ टाइम के लिए कानून बनाने का प्रावधान दे दे या अपनी कुछ शक्तियां, हाँ कई बार विधान पालिका कार्यपालिका को डेलीगेशन के थ्रू अपनी कुछ शक्तियां देती है, लेकिन एक बार डेलीगेशन के थ्रू जो दे दी गई है वो ये नहीं है कि हमेशा के लिए दे दी गई है। उस टाइम ड्यूरेशन में उस विषय से संबंधित कानून बनाने के लिए वो शक्तियां दी जाती हैं। लेकिन ऐसी अवधारणा में अगर किसी को शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं तो फिर उसके पास अपने आदेशों की पालना का और दंड प्रदान करने की अवधारणा निहित नहीं होती है। नेक्स्ट है संप्रभु की आज्ञा ही कानून है, कि ऑस्टिन ने संप्रभुता के अंतर्गत कहा है कि संप्रभु जो है, संप्रभु कोई एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, संस्था हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो संप्रभु जो कानून बनाएगा, जो आदेश देगा, वही कानून है और उनकी पालना करना अनिवार्य है। अगर उनकी पालना नहीं की जाएगी तो प्रभुसत्ता दंड दे सकती है, उसके पास दंड देने का भी अधिकार होता है। तो ये थी फीचर्स पर ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की या एकत्ववादी प्रभुसत्ता के सिद्धांत की, जिसके अंतर्गत ये माना गया है कि किसी निश्चित संस्था या व्यक्ति समूह के पास जो अधिकार होता है कानून बनाने का, वो सर्वे सर्वा होता है, अपने क्षेत्र में सर्वोपरि शक्ति होती है उससे संबंधित उसके पास। और जो नागरिक जनता है स्वभाववश उनकी आज्ञाओं का पालन करती है, उन कानूनों को समर्थन प्रदान करती है। लेकिन अगर नहीं किया जाता है संप्रभु की आज्ञा की पालना तो दंड देने का भी प्रावधान होता है। अब इसी सिद्धांत की है आलोचनाएं, कि ऑस्टिन के प्रभुसत्ता की या वैधानिक सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं, कुछ ड्रॉबैक्स इस थ्योरी में भी हैं कि इन्होंने सिर्फ एक सीमित एस्पेक्ट को, एक सीमित संस्था को ही सभी अधिकार देने की बात की गई है। तो ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की आलोचना की थी सर हेनरी मैन, लास्की और क्लार्क ने, जिनमें सर हेनरी मैन का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। कि सर हेनरी मैन ने कहा था कि प्रभुसत्ता निश्चित नहीं हो सकती, कि ऑस्टिन ने कहा था प्रभुसत्ता निश्चित
प्रभुसत्ता होती है, लेकिन हेनरी मैन ने कहा निश्चित प्रभुसत्ता नहीं हो सकती, किसी एक विशिष्ट वर्ग या समूह के पास सर्वोपरि शक्तियां निहित नहीं हो सकती, और ऐसे निश्चित सर्वोपरि व्यक्तियों का मिलना भी बहुत कठिन होता है। जैसे वर्तमान की प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत है, सबसे पहले तो संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, और फिर शक्तियों के विभाजन के साथ साथ बहुदलीय शासन प्रणालियों में दलीय व्यवस्था या राजनीतिक दलों का स्वरूप लगातार बदलता रहता है, कि हम ये नहीं कह सकते कि कभी सत्ता परिवर्तित ही नहीं होगी या कोई एक राजनीतिक दल लगातार सर्वोपरि दल रहेगा, उसी के पास सभी शासन से संबंधित शक्तियां होंगी, ऐसा संभव नहीं है। फिर है यह सिद्धांत लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि लोक प्रभुसत्ता का सिद्धांत क्या कहता था, कल हमने किया था ना, लास्ट क्लास में किया था कि प्रभुसत्ता के सिद्धांत के जो प्रकार किए थे उसमें लास्ट था लोक प्रभुसत्ता। लोक प्रभुसत्ता की अवधारणा मानती थी कि शासन की शक्तियां या अधिकार जनता में निहित है, जो जनमत है उसी के पास सारी शक्तियां निहित है, जबकि आस्टीन ने माना है कि निश्चित सर्वोपरि व्यक्तियों के पास सारे अधिकार हैं, वो जनमत का कोई ध्यान नहीं रखेगा, वो जो आदेश देगा उसकी पालना जनमत को करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोक प्रभुसत्ता सिद्धांत इस सिद्धांत को नकारता है, क्योंकि लोक प्रभुसत्ता के अनुसार जनमत सर्वोपरि है, जनमत को मद्देनजर रखते हुए उन सर्वोपरि व्यक्तियों संस्थाओं के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाएगा, ना कि उनके द्वारा पारित किए गए आदेशों की बगैर सोचे समझे जनमत पालना करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आस्टीन की कानून की धारणा भी गलत है। आस्टीन ने कानून की धारणा में कहा था कि उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, लेकिन कानून की अवधारणा में हमेशा यह एस्पेक्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे मैकाइवर ने कहा है कि राज्य की परंपराएं बनाने की बिल्कुल शक्तियों की जरूरत नहीं है, परंपराओं के लिए किसी दबाव की या शक्ति की अवधारणा की ही जरूरत नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते हैं और वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होते हैं जो परंपराओं को प्रभावित करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि किसी उच्चतर संस्था ने आदेश दिया है उसके माध्यम से इसका निर्माण हुआ है, और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत कानूनों की अवधारणा या कानूनों के निरूपण में उच्चतर द्वारा निम्नतर का आदेश ही नहीं, निम्नतर द्वारा उठाई गई मांग भी कानून का आधार तैयार करती है। फिर है कानून का आधार शक्ति नहीं, कि आस्टीन ने कहा था कानून उच्चतर द्वारा बनाए जाएंगे और जो जनमत है, नागरिक है, जनता है, उन कानूनों की पालना करेगी, क्योंकि उच्चतर संस्था या व्यक्ति के पास वो सभी अधिकार हैं, वो शक्ति है कानूनों को बनाने की, वो सर्वे सर्वा है। अगर कानूनों की पालना नहीं होती है तो उसके पास दंड देने का भी प्रावधान है, लेकिन कानून का आधार सिर्फ शक्ति नहीं होती। रीन ने भी कहा था कि राज्य का आधार शक्ति से नहीं इच्छा से होता है। इसी तरह लास्की ने कहा है कि कानून में जो आदेश का भाव होता है वो अप्रत्यक्ष है, जबकि दंड का जो विचार है वो विशेष रूप से अनुपस्थित होता है, कि अगर कानून में पहले ही ये प्रावधान दे दिया जाए कि दंड का प्रावधान इसमें निहित है तो वो कानून नहीं, वो एक अत्याचार या निरंकुश शासन की प्रणाली में इंक्लूड हो जाता है, जिस कानून की पालना में शांति में जीवन संभव नहीं है, वो निरंकुश शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। फिर यह सिद्धांत प्रभु सत्ताधारी को निरंकुश बनाता है, कि आस्टीन ने कहा था प्रभु सत्ता निरंकुश और सीमित है, तो निरंकुशता के अंतर्गत तो प्रभु सत्ताधारी के पास सारे अधिकार हैं, वो कहीं भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वो असीमित है, किसी तरह की कोई पाबंदी आंतरिक या बाह्य रूप से वो स्वीकृत नहीं करता, जबकि अंदरूनी क्षेत्र में कोई भी प्रभु सत्ताधारी अपने जनमत के अधिकारों, रीति रिवाजों और नैतिकता की उपेक्षा नहीं कर सकता है। अगर वो इनकी उपेक्षा करता है, निरंकुशता को प्रदर्शित करता है या फिर असीमित शक्तियों को प्रदर्शित करता है, तो उसे सदा विद्रोह की ही संभावना बनी रहती है। इसीलिए बाहरी क्षेत्र में भी इसी तरह से प्रभु सत्ताधारी को निरंकुश नहीं, अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से अपने राज्य के दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित
करने पड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में उसे स्वतंत्र सर्वोच्च प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का विचार अभिव्यक्त करना पड़ता है अपने राज्य के कल्याण के लिए। अदरवाइज जितने भी निरंकुश शासक हुए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दूसरे राज्यों के द्वारा उनका दमन संभव हुआ है। फिर बात आती है कि बहुतत्ववादियों के द्वारा प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ना। इसका मतलब क्या है कि बहुतत्ववादियों ने माना है कि प्रभुसत्ता विभाज्य है। कि बहुतत्ववादी विचारक थे लास्की, मैकाइवर और बार्कर। वो क्या कहते थे, इन्होंने, लास्की ने और मैकाइवर ने, राज्य के स्वरूप के अवधारणा में भी बहुतत्ववादी अवधारणा दी थी कि राज्य का निर्माण जिन समुदायों संस्थाओं से हुआ है, कि राज्य के गठन के बाद इन समुदायों और संस्थाओं का महत्व खत्म नहीं हुआ है, ये शक्तिहीन नहीं हुए हैं, इनके पास वो शक्तियां अब भी निहित हैं, अपने क्षेत्र से संबंधित ही अब भी सर्वोपरि हैं। उसी हिसाब से प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं है, बल्कि राज्य और दूसरे समुदायों में बटी हुई है प्रभुसत्ता। मनुष्य के जीवन के सभी पहलू, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, हर पहलू पे वो एक समुदाय से संबंध रखता है। और वो समुदाय अपने क्षेत्र में, जैसे आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जो समुदाय हैं वो अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता संपन्न है, और राज्य भी इन समुदायों में से एक समुदाय ही है। तो प्रभुसत्ता राज्य और दूसरे समुदायों में विभाज्य है। ये नहीं है कि समुदायों के पास कोई प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति ही नहीं है। अभी उन समुदायों के पास भी अपनी प्रभुसत्ता है, उनके पास भी अपनी शक्तियां हैं अपने समुदायों से संबंधित रूपरेखा का निरूपण करने के लिए। तो ये सारी थी ऑस्टिन के प्रभुसत्तावादी सिद्धांत, वैधानिक प्रभुसत्ता या एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना। और इसी आधार पर प्रभुसत्ता को ये माना जा सकता है, या एकत्ववादी प्रभुसत्ता या ऑस्टिन के जो प्रभुसत्ता थी, उसने प्रभुसत्ता के सिद्धांत को पहला एक स्टीक या कानूनी स्वरूप प्रदान किया था, जिसके आधार पर ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत को बहुत महत्व प्राप्त है कि उसने एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत, जो ये माना जाता था कि प्रभुसत्ता किसमें निहित है, किसको सभी शक्तियों का स्रोत माना जा सकता है, उसको स्पष्ट किया था। और कानून की अवधारणा को सबसे ज्यादा महत्व दिया था, कि वैधानिक दृष्टि को इस सिद्धांत ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभारा था। अब उसके बाद एक आता है कि प्रभुसत्ता का निवास, कि प्रभुसत्ता की हम बात करते हैं निश्चित सर्वोपरि प्रभुसत्ता, या फिर सीमित या असीमित शक्तियों या अवधारणाओं की प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता का निवास कहाँ होता है, कि राज्य या दूसरे समुदायों संस्थाओं से अलग होकर अगर हम प्रभुसत्ता को देखें, तो प्रभुसत्ता का निवास किन स्रोतों में देखने को मिलता है। तो इस संबंध में 4 आइडियोलॉजी हैं, 4 डिफरेंट व्यूज दिखाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है सॉवरेनिटी ऑफ किंग, या इसको हम प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी ऑफ प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। कि आधुनिक युग का जो राज्य है, जो प्रभुसत्ता संपन्न है, वो शक्तियां हम मानते हैं कि बल्कि राज्य का नहीं, राजा का गुण माना जाता है प्रभुसत्ता। कि जो राजा है उसमें सभी शक्तियां निहित हैं, राजा ही सब कानूनों तथा अधिकारों का स्रोत होता है। जैसे हम मानते हैं ना, भारतीय संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति सभी संवैधानिक कानूनों का स्रोत है, और प्रजा का कर्तव्य है कि उन कानूनों की पालना करे। इसी के तहत फ्रांस के जो किंग थे लुई 14वां, उन्होंने कहा था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, कि मैं जो कहूंगा वो कानून है और सबको वो मानना पड़ेगा। फिर है सोवरेनिटी ऑफ पीपल, लोक प्रभुसत्ता की बात, की जनता की प्रभुसत्ता। जनता की प्रभुसत्ता के सिद्धांत का अर्थ है, उस समय हुआ था जब निरंकुश राजाओं के विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी थी, और इस अवधारणा के तहत सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थकों ने भी इस बात पर बल दिया था कि वास्तव में जो प्रभुसत्ता है वो लोक प्रभुसत्ता है, वो जनता में निहित है, जनमत की प्रभुसत्ता है। लेकिन जनमत की प्रभुसत्ता में क्या संपूर्ण जनता में हम प्रभुसत्ता का निवास मान सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण जनता जो पॉपुलेशन है वो असंगठित होती है,
कुछ को वोटिंग राइट्स ही नहीं है, कुछ डिपेंडेंट्स हैं, कुछ नागरिक हैं, कुछ विदेशी हैं। तो इसके लिए जनता के एक भाग को, जो राज्य के लिए मानव संसाधन की भूमिका निभाता है, राज्य के उत्पादक वर्ग में जो निहित होता है, उसमें संप्रभुता का निवास यथार्थ रूप से मानते हैं। फिर बात आती है कि संविधान जब बना था, कि जब सबसे पहले अमेरिका ने, बाद में दूसरे देशों ने जब संविधान बनाना शुरू किया था, क्या संविधान को सभी शक्तियों का स्रोत मान लिया गया? तो संविधान बनाने वाली वो संस्था या संविधान ही शक्ति की प्रभु सत्ता है, उसी के पास सारी की सारी प्रभु सत्ता निहित है। तो इस एस्पेक्ट में गैटल ने कहा था कि संविधान जो है वो राज्य का सर्वोच्च कानून होता है, कि राज्य का शासन संचालन किस ढंग से होगा, ये सब कुछ संविधान में निहित है। संविधान के अनुसार ही केंद्र और राज्यों का संगठन होगा, कानूनों का निरूपण होगा और सभी उस आदेशों की पालना करेंगे। संविधान से ऊपर ना राजा है, ना जनता है, ना कोई प्रशासनिक संगठन है। तो इसी आधार पर संविधान बनाने वाली शक्ति में लेकिन स्थायित्व होना जरूरी है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन करने के लिए विधानमंडल की स्वीकृति के साथ साथ जनता की स्वीकृति की जरूरत है, लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। तो हर तरीके से संविधान को परिभाषित करने का तरीका, संविधान का निर्माण किस आधार पर किया गया और संविधान को कितना महत्व प्रदान किया गया है, ये चीज निर्धारित करती है कि संविधान प्रभुसत्ता है या नहीं है, संविधान में ही सभी शक्तियां निहित है या नहीं। और फोर्थ आता है कानून बनाने वाली शक्ति की प्रभुसत्ता। कानून बनाने वाली शक्ति की बात आती है, जैसे हमारी विधान पालिका या जो कानूनों का निर्माण करती है, क्या वो प्रभुसत्ता है कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उन विधानसभाओं के सदस्य होते हैं और वो जिन कानूनों का निर्माण करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जनमत द्वारा या जनमत के द्वारा किए गए कानूनों का ही निर्माण होता है, जनमत की आवाज होते हैं। तो क्या वो एक प्रभुसत्ता की एक इकाई है, या फिर वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका या सरकार जो उन विधानसभाओं विधान पालिकाओं के कानूनों को व्यवहारिक रूप से लागू करती है, उसमें प्रभुसत्ता का निवास है। तो इस अवधारणा पे विधान पालिका के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है और उनको व्यवहारिक रूप में उसी निश्चित ढांचे के अंतर्गत जो पालना करवाती है कार्यपालिका संवैधानिक स्वरूप से, उसमें प्रभुसत्ता का निवास होता है कि कानून बनाने वाली शक्तियां जो हैं वो संवैधानिक स्वरूप से कानून बनाएं और उसी तरीके से उसकी पालना करवाएं। वही वास्तविक रूप में प्रभुसत्ता होती है और उसी में प्रभुसत्ता निवास करती है। तो प्रभुसत्ता निवास की ये चारों की चारों अवधारणाएं चार प्रकार की शासन प्रणालियों का भी निरूपण करती है। जैसे राजा की प्रभुसत्ता निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को, जनता की प्रभुसत्ता लोकतंत्र की अवधारणा का, संविधान बनाने वाली शक्ति में अध्यक्षात्मक शासन की बात आती है और कानून बनाने वाली शक्ति में बात आती है संसदीय शासन प्रणाली की, जिसके तहत संसद को ज्यादा महत्व प्रदान किया गया है। तो आज हमने किया ऑस्टीन का